हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन प्रोसेस को। इसके पहले बेटा आप लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दो चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यानी कि हमने मेल गैमेट्स भी बना लिए हैं और फीमेल गैमेट्स भी बना लिए हैं। दोनों चीजें आपको पता है ये कैसे होती हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस को हमने समझा था। आज जब वो गैमेट्स बन गए हैं, ठीक ना, एक तरफ से हमने यहां पर मेल गैमेट्स को बना लिया है और एक तरफ से हमारे पास फीमेल गैमेट्स है, ठीक ना, फीमेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स जो था वो क्या था बेटा, पॉलन के फॉर्म में था, ठीक है ना, वो पॉलन में था। और जो फीमेल गैमेट्स है वो किस में था बेटा, वो एम्ब्रियो सैक में था, वो एग के फॉर्म में था, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा एक ओव्यूल के अंदर एक एग के फॉर्म में वो मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो वो ये जो गैमेट्स हैं, जो पॉलन है और ये जो एम्ब्रॉय सैक के अंदर जो एग है, बात को समझिए बेटा। ये जो पॉलन है और एग है, दोनों के दोनों बेटा, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक ना। ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए बेटा। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होने के बाद अब क्या होगा, ये ना तो इसके पास पहुंच पाएगा ना ये इसके पास पहुंच पाएगा। इनमें मोटेलिटी ना होने के कारण इनको बीच में कोई एक ऐसा मीडियम बनना चाहिए, कोई एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास ट्रांसफर कर सके, पहुंचा सके, ठीक है ना। तो यही पॉलन ग्रेन का फीमेल गैमेट्स के पास तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। बात को फिर से समझ लीजिए बेटा कि पॉलिनेशन क्या है। सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया क्या क्या है, एंथर में बना पॉलन ग्रेन, डेhiscence हुआ, पॉलन ग्रेन निकल करके बाहर आ गए। अब उसको कहां तक जाना है, स्टिग्मा तक जाना है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आप ऐसे ही समझिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, माफ कीजिएगा, पॉलिनेशन। क्लियर बेटा, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर बेटा, ठीक है ना, ये पॉलिनेशन आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है इस चीज को हम समझेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है ना। तो बगैर पॉलिनेशन के पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। अब समझते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन को, पॉलिनेशन के प्रकार को समझते हैं। जनरली आप कहेंगे कि पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक है बेटा, जैसे यहां पर हमने पढ़ते हैं तो टाइप्स को पढ़ें तो आप कहोगे एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा और एक क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को समझ लीजिए, फिर यहां पर हम इसको समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है बेटा कि एक ही फ्लावर का, बात समझिए बेटा, सिंगल प्लांट है, सिंगल प्लांट के उसी फ्लावर से, अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी समझ लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, यानी उसमें मेल फीमेल गैमेट्स दोनों बने होंगे। एक ही फ्लावर के एंथर से निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक वो पॉलन पहुंच जाए, वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक आप ऐसे छोटे से फिगर में आप समझिए, ठीक है ना बेटा। सपोज ये फ्लावर है, ठीक है ना, ये इसके आसपास यहाँ पर एंथर है, ठीक, ये एंथर है, यहाँ पर क्या है, इसका स्टिग्मा है, ठीक है ना, स्टिग्मा है। तो यहां से क्या निकला बेटा, यहां से निकला पॉलन। फ्लावर एक ही है, इसी पॉलन, इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन निकल करके इसी के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाए किसी भी एजेंट के थ्रू, चाहे वो बायोटिक होंगे, एबायोटिक होंगे, इसको तो हम डिस्कस करेंगे आगे ही। यहां पर यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाए, ये कहलाता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा हम ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है ना, ऑटोगैमी कहते हैं। अब इसी को हम समझते हैं आगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बेटा हम, ठीक है ना।
इस ऑटोगैमी प्रोसेस में बेटा कुछ चीजें आपको और समझना होगा कि इस ऑटोगैमी प्रोसेस में यानी जो एंथर है, ठीक है ना, जो एंथर है और ओवरी है, ओवरी दोनों एक साथ एक्सपोज होने चाहिए। बात को समझिए बेटा। सपोज जो फ्लावर है, ठीक है ना, जो फ्लावर है, फ्लावर में पता चला कि एंथर पहले मैच्योर होकर के पॉलन ग्रेन निकल गया, लेकिन ओवरी अभी कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुई है, तो उसका स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं होगा, जिससे पॉलन ट्यूब बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो एंथर से निकला हुए पॉलन ग्रेन की तो एक लिमिटेड एज होगी, क्योंकि उसकी वायबिलिटी आपको पता ही है कि कुछ समय बाद वो अपनी जर्मिनेटिंग कैपेबिलिटी को लॉस कर देगा। तो अब फिर उसके बाद जाकर के वो ओवरी मैच्योर हुई, तो वो पॉलन ग्रेन तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऑटोगैमी प्रोसेस में एंथर और स्टिग्मा मींस पूरा का पूरा ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों को एक साथ एक्सपोज होना होगा, ठीक है ना बेटा। ये कंडीशंस है इसमें। ऑटोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस में ये चीज समझना होगा बेटा, ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि बेटा ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होना चाहिए। बात को समझ लीजिए बेटा कि दोनों को तो एक साथ मैच्योर होना चाहिए, एक साथ बनना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, और साथ ही साथ दोनों को यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये दोनों एक साथ क्लोज होना चाहिए एक ही फ्लावर पे, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस आसानी से हो सके। ये होता है बेटा ऑटोगैमी प्रोसेस में, ठीक। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लें हम, एक एग्जांपल है यहां पर मिराबाइलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ये एक ऐसा फ्लावर है बेटा, ठीक है ना, ये एक ऐसा फ्लावर है मिराबिलिस जलापा में। इसमें होता क्या है कि पहले जैसे फ्लावर है, ठीक है ना, फ्लावर में एक तरफ ओवरी में मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, एक तरफ एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। जैसे ही एंथर में, ठीक है ना, सपोज हमें एक डायग्राम से समझते हैं, यहां पर फ्लावर ही बनाते हैं, ये ठीक है ना, यहां पर ये इसका एंथर है, ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है ना बेटा, स्टिग्मा है, एंथर है। जैसे ही एंथर मैच्योर होगा ये रिक्वाइल कर जाता है, ठीक है ना बेटा, फिर से समझ लीजिए, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा ये रिक्वाइल कर जाएगा, घूम जाएगा, और घूमने के बाद ऐसे घूम गया, सपोज ये घूम गया और घूम करके इसके पास आ गया यहां पर, जिससे कि फर्टिलाइजेशन आसानी से संभव हो सके, यानी इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर इजीली लैंड हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैपेबिलिटी इस प्लांट में देखने को मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑटोगैमी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट में तरह तरह के एडाप्टेशन होते हैं। अब जैसे एक विशेष प्रकार का इसमें एक एडाप्टेशन हुआ है, जो कि एक ऐसा फ्लावर है, एनसीईआरटी ने साफ साफ इसमें मेंशन किया है कि वायोला ऑक्जेलिस और कैमेलिना। देख ली बेटा, ऑटोगैमी का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ऑटोगैमी का ये भी एग्जांपल है, इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आना कि इसका एंथर रिकॉइल कर जाता है। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा बेटा, वायोला, जिसे कॉमन पैंसी कहते हैं बेटा, कॉमन पैंसी भी कहते हैं, कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस और कैमेलिना, ठीक है ना, एंड कॉमेलिना का फिगर आपकी बुक में बना हुआ है बेटा, आप इसमें देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि ये कॉमेलिना का फिगर यहां पर बना हुआ है, ये फ्लावर ये बना हुआ है, इसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। ये ध्यान दीजिएगा, फिगर नंबर 2.9 है इसको, ठीक। आइए देखिए बेटा, ये ऐसे फ्लावर हैं, बात को समझिए, अभी हम ऑटोगैमी को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ये ऐसे फ्लावर हैं, ऐसे प्लांट हैं जिसमें दो प्रकार के फ्लावर्स बनते हैं। दो प्रकार के फ्लावर्स, वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं बेटा? वो हैं कैस्मोगैमस भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी आप प्रोनाउंसिएट कीजिए आप, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस है, ठीक है ना बेटा, क्लिस्टोगैमस। अब देखिए, अब जैसे यहां पर कॉमेलिना का फ्लावर का एग्जांपल आपको दिया हुआ है,
ये बेटा एक्वेटिक प्लांट है। अब इसमें देखिए, समझिए इसमें कि ये चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस ये कैसे कैसे किस टाइप के फ्लावर होते हैं। देखो बेटा, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट बाहर की ओर होता है, ठीक है ना, एरियल पार्ट कह सकते हैं। और ये वाला पार्ट अंदर की ओर होता है, रूट वाले हिस्से में होता है, ठीक ना। जो चैस्मोगैमस फ्लावर है, इस फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और एक ही साथ एक्सपोज होते हैं, एक साथ मेच्योर होते हैं, तब जाकर के इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इजीली कंप्लीट होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये चैस्मोगैमस फ्लावर, एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, बात समझिएगा, इसमें एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, दो टाइप के फ्लावर हैं, एक है चैस्मोगैमस, एक है क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर में इस फ्लावर के जो स्टिग्मा और एंथर है दोनों ही बहुत ही क्लोज होते हैं और सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, जिससे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आसानी से हो सके। लेकिन ऐसा कभी होता भी है, ये चीजें बहुत ही रेयर होती हैं बेटा, कभी कभार होता है, कभी कभार क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो के चांसेस भी यहाँ पर अधिक होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा तो बेटा, जैसे मान लेते हैं स्टिग्मा तो यहाँ पर ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, यहाँ पर एंथर भी मैच्योर हो गया है। अगर बहुत सारे वहां पर कमलिना के पौधे हैं, उसका एंथर आकर के बैठ गया तो क्या होगा, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, मींस ऑटोगैमी, बहुत ही रेयर होती है, ठीक है ना। अब ये क्लिस्टोगैमस को समझते हैं। क्लिस्टोगैमस में 100% पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। कैसे? आप फिगर संख्या 2.9 को देखेंगे, नीचे ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, इनके जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ना, ये पेटल्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, वो खुलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही पैक्ड फ्लावर होते हैं, कंप्लीटली क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। जब वो क्लोज्ड होंगे तो आप समझिए जैसे एक फ्लावर है, वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, इसी के अंदर इसका एंथर बैठा हुआ है, इसी के अंदर इसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बैठी हुई है, ठीक है ना। तो अब एंथर में क्या होगा, मैच्योर होगा, डेhiscence होगा, उसका पॉलन ग्रेन निकलेगा, तो वो बाहर निकल पाएगा? वो अंदर ही उसी के स्टिग्मा पे जाएगा। कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आया, उसके स्टिग्मा पे जा पाएगा? क्योंकि वो तो पहले से ही क्लोज है ना, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझ पाए? ये फ्लावर दो विशेष प्रकार के फ्लावर होते हैं, चैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पॉसिबल बनाने के लिए इसमें ये एडाप्टेशन होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द प्लांट। अब यहां पर क्लिस्टोगैमस को पूछा है कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। अब बताइए, पहली चीज, सपोज करो कि पॉलिनेशन के लिए कोई एक बीज का एजेंट चाहिए होता है। वो एजेंट बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, इंसेक्ट, वाटर, एयर, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये इस समय ये एट दैट टाइम मैच्योरिटी के टाइम ये अवेलेबल ना हो, तो एक अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन में वो पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को प्रोपेगेट कर सकता है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर एक, ये इसका एडवांटेज हो गया। इसका डिसएडवांटेज पूछा है कि डिसएडवांटेज बेटा देखिए, अब क्या होता है, एक ही क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा तो, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको पता है, वो आगे हम जेनेटिक वाले चैप्टर में तो डिस्कस करेंगे ही पोर्शन में उसमें। तो अभी आप इतना समझिए कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती है, इवोल्यूशन नहीं होता है। जैसे आज है वैसे ये 10 पीढ़ियों के बाद भी वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि इनमें जेनेटिकल चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, उसमें जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, वही उसके एंथर में भी वही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, बिल्कुल पेरेंट्स के लगभग सिमिलर होंगे, ठीक है ना।
तो इसमें इवोल्यूशन और वेरिएशन की प्रोसेस जो होती है हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है ना बेटा, क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस समझ पाए आप। अब हम बात करते हैं बेटा किसको, जीनटेनोगैमी को, जीनटेनोगैमी। ठीक है ना। अब देखिए जीनटेनोगैमी होता क्या है, आप लोग कई प्लांट ऐसे देखे होंगे जिसमें एक प्लांट में कई सारे फ्लावर लगते होंगे, कई सारे फ्लावर लगते होंगे। आप जैसे मैच देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर देख रहे हैं कि उसमें कई सारे फ्लावर लगते हैं। इवन आप चाइना रोज भी जो आप कॉमनली देख सकते हैं, हिबिस्कस का फ्लावर, इसमें क्या होता है बेटा, प्लांट एक लेकिन उसमें फ्लावर अनेक। उस प्लांट के फ्लावर से निकला हुआ एंथर, उस प्लांट के फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन, करेक्ट बेटा, ठीक है ना। उस प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन, एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करे। बात फिर से यहां पर समझ लीजिए बेटा, थोड़ा सा मैं यहां पर जल्दी से बताता हूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, बाकी एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है ना बेटा, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है ना, यहाँ पर एक फ्लावर है बेटा, ठीक ना, यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है ना, रफली ऐसे बनाते हैं बेटा, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, ये एक फ्लावर यहाँ पर है, ये फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है ना, ये एक फ्लावर यहाँ पर है। देखो बेटा प्लांट एक ही है लेकिन इस पे फ्लावर ढेर सारे हैं, ठीक है ना, फ्लावर ढेर सारे हैं। ये इसका स्टिग्मा, ठीक है ना, ये इसका एंथर। सपोज इसका एंथर निकल गया, ठीक है ना, इसका एंथर निकल गया, जल्दी मैच्योर हो गया, और यहां पर इसका स्टिग्मा मैच्योर्ड है, ठीक है ना, इसका इसी फ्लावर, इसी प्लांट के सेम फ्लावर का, इसी प्लांट के सेम फ्लावर पर एक ही प्लांट के इस फ्लावर से निकला हुआ एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि प्लांट एक ही है, एक ही फ्लावर से निकला हुआ एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर आकर के यहां पर लैंड कर जाए, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है जीनटेनोगैमी, या इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं बेटा। अब इसमें आप कहोगे कि सर ये बताइए क्रॉस फर्टिलाइजेशन है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। देखिए बेटा इसमें आप इसलिए यहाँ पर क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हटा ही दिया गया है, पूरा अलग से इसको डिफाइन कर दिया गया है। इसको आप समझ जाइए कि देखिए पहली चीज जेनेटिकली देखेंगे, जेनेटिकली, क्योंकि एक ही प्लांट है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होंगे, ठीक है ना, तो जेनेटिकली तो ये बिल्कुल सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। लेकिन अगर मेथड्स इसके देखेंगे, मेथोडोलॉजी अगर इसकी देखेंगे, प्रोसेसिंग इसकी देखेंगे, तो वो कैसी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि यहां पर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से निकल करके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर वो पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है, उस प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कहला रही है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको, जीनटेनोगैमी प्रोसेस समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना होगा बेटा। ये मैज में आप कह सकते हो कि ये मैज में ये ऐसा, या फिर चाइना रोज, आप बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं बेटा जीनोगैमी की, ठीक है ना, जीनोगैमी जो कि कंप्लीटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जीनोगैमी। अब देखिए, अब इसमें एक लाइन एनसीईआरटी ने बहुत ही पहले क्लियर कट बिल्कुल लिख दिया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है किसी एक प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, ये क्या कहलाएगा बेटा, जीनोगैमी कहलाता है, यानी कि ये कंप्लीटली क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। तो आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ ऑटोगैमी, जीनटेनोगैमी, जीनोगैमी, इसको याद रखिए। जीनोगैमी बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे यहां पर एक दूसरा प्लांट है, सेम स्पीसीज होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है ना, सेम स्पीसीज। अब देखिए इसका एंथर निकला, इसका एंथर निकल करके इसके स्टिग्मा पर आकर के वो लैंड कर गया, क्या कहलाया ये, जीनोगैमी, ठीक है ना बेटा, ये आप इसको याद रखिएगा। अब आप बताइए कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन
और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर हो सकता है? तो आप पहले कहेंगे सर इसमें जेनेटिक वेरिएबल इसमें देखने को मिल सकता है, इसमें इवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन को। ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं एजेंट फॉर पॉलिनेशन, ठीक, मिटाते हैं इसको। तो बेटा अब हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के। जैसे पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक, ठीक है ना, बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है ना। एबायोटिक में सबसे पहले जो कॉमन है वो है एनिमोफिली। आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एयर पॉलिनेशन, ठीक है ना, एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन, ठीक है ना, एयर पॉलिनेशन। एनिमोफिली में अब आप समझिए कि जैसे किसी भी एंथर से स्फुटन होकर के, डेहिसेंस होकर के उसका पॉलन ग्रेन निकलेगा, वो पॉलन ग्रेन निकल करके एयर के थ्रू स्टिग्मा पर जाकर के वो लैंड करता हो, उसे हम एयर पॉलिनेशन कहते हैं। जो एक माध्यम बनता है एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कराने के लिए, उसी को हम एनिमोफिली कहते हैं। ये जो एयर पॉलिनेशन होता है, जनरली जो एयर द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले जो फ्लावर होते हैं, इनके ओवरी में बेटा सिंगल ओव्यूल होता है। ध्यान दीजिए, एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एयर पॉलिनेटेड ओवरी होते हैं उनमें जनरली कितने ओव्यूल होते हैं? उनमें सिंगल ओव्यूल होते हैं, ठीक है ना बेटा, एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल, ठीक है। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन निकलेगा, जो पॉलन ग्रेन निकलता है, स्पेशली जो एयर द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, वो लाइट वेट और नॉन स्टिकी होते हैं। अब समझिए कि लाइट वेट होगा, इस वजह से आसानी से हवा में उड़ करके वो स्टिग्मा तक जा सकता है। स्टिकी होगा तो वो चिपका रहेगा, अगर चिपका रहेगा तो एयर करंट उसको नहीं उड़ा सकता है, ठीक है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। तो नॉन स्टिकी होने की वजह से वो आसानी से एंथर से उड़ करके स्टिग्मा पर आसानी के साथ वो लैंड कर सकता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? जनरली ग्रास होते हैं, ठीक है ना, और यहां पर कॉर्न होते हैं, ठीक है ना बेटा, कॉर्न मैज, मक्का से कहते हैं, ठीक ना, कॉर्न कॉब। ये जो कॉर्न कॉब होते हैं बेटा, इनमें आप ध्यान से देखे होंगे कि इसका जो एंथर होता है जनरली निकला होता है, ठीक है ना, एंथर निकला होता है। वो निकला होने के कारण वो आसानी के साथ जो हवा में ऐसे लटके होते हैं और एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, तो एयर करंट पाते ही वो कॉब में मौजूद उसकी ओवरी में वो आसानी के साथ पहुंच जाते हैं, यानी स्टिग्मा पर वो लैंड कर जाते हैं, ठीक है बेटा। ये आपको क्लियर हो गया। ये सबसे कॉमनली किसमें देखने को मिलता है? ग्रास में देखने को मिलता है, ठीक। ये एनिमोफिली क्लियर आपको, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं हम हाइड्रोफिली पर। हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है ना बेटा, वाटर पॉलिनेशन, कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता हो। अब आपको पता है कि ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं, प्लांट तो बहुत ज्यादा एक्वेटिक होते हैं, लेकिन वाटर पॉलिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। तो जो लोअर प्लांट हैं, जनरली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो होते हैं, ये एक्वेटिक होने की वजह से इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मींस पॉलिनेशन प्रोसेस वाटर के थ्रू ही होना चाहिए। इस वजह से जो पॉलन ग्रेन इनका निकलता है, यानी जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकलता है। अब अच्छा, एक चीज आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट थे बेटा, ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इनके जो गैमेट्स होते हैं वाटर के थ्रू ही वो आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के वहां पर फ्यूजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें फ्लावर होता है, बात को समझ लीजिए। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे हाइड्रिला और वेलिसनेरिया की बात करें हम, ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट जो कि एक फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट में जो कि डूबे हुए प्लांट होते हैं बेटा, ठीक है ना,
इन फ्लावरिंग प्लांट के एंथर से जो स्टिग्मा निकलता है वो वाटर के अंदर पैसिवली चल करके, ध्यान दीजिएगा बेटा, पैसिवली चल करके वाटर करंट के थ्रू स्टिग्मा पर पहुंच करके उसको फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है ना, पॉलिनेट हो जाते हैं। अब जैसे यहां पर वेलस्नेरिया को थोड़ा सा एनसीईआरटी ने डिटेल किया है, इसको हम समझते हैं। जैसे बेटा मान लेते हैं कि यहां पर ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है ना, ये वाटर बॉडी है। इस वेलस्नेरिया का जो फ्लावर होता है, यहां पर सपोज इसका ये प्लांट है, ठीक है ना, इसका ये प्लांट है। इस वेलस्नेरिया का फ्लावर जो होता है, इसके फ्लावर का फीमेल पार्ट यहां पर आकर के एक सरफेस पर आकर के यहां पर ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे एक रफ डायग्राम से समझते हैं, एनसीईआरटी ने छोटा सा एक फिगर बना के समझाया भी है कि वेलस्नेरिया एक डूबा हुआ पौधा है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी आप स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला हिस्सा कह सकते हैं, तो जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो ऊपर सरफेस की ओर आ जाता है, ठीक है ना, सरफेस की ओर आ जाता है। अब सपोज यहां से एंथर निकला, एंथर लाइट वेट होने के कारण यह आसानी से फ्लोट करता हुआ यह भी सरफेस पर आ जाएगा। तो वाटर के सरफेस पर यह पैसिवली तैरता हुआ आकर के यहां पर इसको पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। यह चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि वेलस्नेरिया एक्वेटिक प्लांट है, इसका फर्टिलाइजेशन वाटर के सरफेस पर होता है। वो इसलिए क्योंकि एक लंबे स्टॉक के कारण फीमेल पार्ट इसका सरफेस पर आता है और एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन सरफेस पर आकर के फ्लोट करता हुआ इसके ऊपर यहां पहुंच करके फर्टिलाइजेशन ये करता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे ये हाइड्रिला भी फ्लावरिंग प्लांट है, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ पौधा है, पानी के अंदर रहने वाला पौधा है। इसके अंदर, पानी के अंदर ही स्टिग्मा इसका होता है और पानी के अंदर ही वाटर करंट के थ्रू ये तैरते हुए उसके अंदर आकर के उसको पॉलिनेट करता है, मींस स्टिग्मा पर लैंड करता है, क्या, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि पानी के अंदर, जैसे पानी का सरफेस यहां तक है, यहां पर इसका ये इसका स्टिग्मा है, यहां से निकला एंथर, तो तैरता हुआ आएगा, इसको यहां पर पॉलिनेट कर देगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होगी, ठीक है। और एक चीज और, जैसे यहां पर एक सी ग्रास है, ठीक ना, समुद्री ग्रास यहां पर जोस्टेरा के बारे में बताया है, ठीक है ना। ठीक उसी मेथड से जैसे हाइड्रिला में होता है, ठीक है ना, पानी के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन ठीक उसी तरीके से संपन्न होता है। यानी पानी के अंदर डूबा हुआ है, पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन स्फुटित होकर के निकला, पानी के अंदर ही तैरते हुए आया और यहां पर फर्टिलाइज कर दिया। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होंगे क्योंकि वाटर का करंट किसी भी दिशा में हो सकता है, लाइट वेट है, किसी भी दिशा में बह सकता है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस की फेल्योरिटी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस फेल्योरिटी के चांसेस को बचाने के लिए जो एंथर होते हैं वो न्यूमरस नंबर में, यानी कहीं अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन का निर्माण जब होगा तो क्या होगा कि जो लॉस होने के चांसेस होंगे पॉलन ग्रेन के, वो लॉस, अधिक पॉलन ग्रेन तो लॉस ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। आप सीधा सिंपल समझिए कि न्यूमरस नंबर में एज कंपेयर टू द फीमेल ओरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो पॉलन ग्रेन की संख्या अधिक बनती है। अधिक बनेंगे तो कुछ न कुछ तो आकर के फर्टिलाइज कर जाएंगे, बाकी तो वेस्ट हो जाते हैं। इस फेल्योरिटी से बचने के लिए ये अधिक संख्या में प्रोडक्शन करते हैं। एक चीज और, पानी के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है, पानी के अंदर पॉलन ग्रेन बनने की वजह से वो उसमें ऑस्मोसिस हो सकता है, वाटर उस पे पड़ जाता है तो वो गीला हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस की कोट लगी होती है। जैसे ही वो स्फुटन होंगे, स्फुटन होते ही उनके अंदर एक पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस की कोट लगी होगी, जो उनको, जैसे होता है ना कि बर्स्टिंग से बचाते हैं, बर्स्टिंग से वो वाटर उसके अंदर चला जाए, वो बर्स्ट हो सकता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन से बर्स्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, उसको गीला होने से बचाने के लिए इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कोट होती है जो इसको बचाती है। अब सवाल यह है कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा जो वाटर के अंदर होते हुए भी वाटर द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। जैसे लिली का पौधा देखा होगा आपने, वाटर हाइसिंथ,
ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाल याद आया, ठीक है ना, जलकुंभी का पौधा, ठीक है बेटा, जो टेरर ऑफ बंगाल जिसे कह रहे हैं, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जिसे कह रहे हैं। अब जलकुंभी का पौधा तो आधा पानी के अंदर डूबा होता है, पानी के अंदर डूबा होता है, और उसके जो फ्लावरिंग पार्ट्स हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ कौन करेगा? पानी। पानी तो ऊपर फ्लावर के ऊपर तो चल नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर होता है। तो इसमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होगा बेटा? एक्वाटिक होते हुए भी इसमें वाइंड या फिर इंसेक्ट के द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखिएगा बेटा कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सबके सब वाटर से द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, मींस वाटर से पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। लगभग यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर एक डाटा दिया है, लगभग 30 जेनेरा, ठीक है ना, 30 जेनेरा वो एक्वेटिकली पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, याद रखना 30 जेनेरा होते हैं जो एक्वेटिकली पॉलिनेटेड होते हैं, और ये मोस्टली बेटा मोनोकॉटिलीडन्स होते हैं। कॉटिलीडन क्या है 11th में डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको जैसे यहां पर एक चीज और आपको बताना होगा, जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बोथ वाइंड एंड वाटर, लास्ट लाइन है पेज नंबर 29 पे है, बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो वाटर और वाइंड के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले जो फ्लावर होते हैं, इनके पास कलर नहीं होता है, खुशबू नहीं होती है, और नेक्टर नहीं होता है, फूलों का रस, ठीक है, नेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप बताइए। आप ऐसे ही सिंपल समझ लीजिए बेटा कि उसको तो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड है, फ्रेग्रेंस खुशबू होगी, खुशबू तो नहीं होगी। खुशबू होती किस लिए है? किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। कलर विशेष अट्रैक्टिव कलर नहीं होता कि वो किसी को अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। नेक्टर होता नहीं कि कोई इंसेक्ट आए उस पे कीड़ों का रस, फूलों का रस चूसने के लिए उसको पॉलिनेट कर दे। इस वजह से इसमें ना तो फ्रेग्रेंस होता है, ना ही बहुत ज्यादा ये कलरफुल होते हैं, और ना ही इसमें नेक्टर होता है। ये चीज याद रखिए बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे? बायोटिक पर, ठीक है ना। बायोटिक पर आते हैं जूफिली, मींस एनिमल्स, ठीक है ना बेटा, एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा ये पॉलिनेटेड होते हैं। यहां पर हमने एक छोटा सा एक लिस्ट बनाई हुई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए बेटा, जब भी लेक्चर सुनिए एनसीईआरटी को साथ में लेकर बैठिए, उसको एक बार पढ़िए, फिर लेक्चर सुनिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जूफिली में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, इसमें समझ लीजिए। एंटोमोफिलस इंसेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेशन जो एनिमल के द्वारा होता है, जूफिली के द्वारा होता है, वो इंसेक्ट के द्वारा ही होता है, उसको कहते हैं एंटोमोफिलस पॉलिनेशन, यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन। दूसरा है ऑर्निथोफिलस, अगर किसी बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो वो ऑर्निथोफिलस कहलाएगा। और है तीसरा कायरेप्टोफिलस, कायरेप्टेरोफिलस। कायरेप्टोफिलस मींस बैट, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसके थ्रू उस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे बेटा? कायरेप्टोफिलस, ठीक ना, कायरेप्टेरोफिलस। और है मलाइकोफिलस। मलाइकोफिलस कुछ एक्वेटिक प्लांट, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर होते हुए भी वो वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, वो किसी एनिमल्स के द्वारा ही वो पॉलिनेटेड होते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया गया है स्लग एंड स्नेल। स्लग स्नेल का मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आप याद कीजिए मोलस्का को। मोलस्का में हमने आपको पढ़ाया था क्या? गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा। जो गैस्ट्रोपोड थे उनमें सेल था, सिफेलोपोड्स में सेल नहीं था, मतलब ऊपर का कवच। जो स्लग है ये नॉन सेल मोलस्क है, ठीक है ना, नॉन सेल विदाउट सेल मोलस्क है। और स्नेल जो है, जैसे पाइला हो गया, सीपिया हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगे? सेल्ड मोलस्क होंगे, इनके द्वारा भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम जो इंसेक्ट के द्वारा या फिर आप सीधा जो जूफिली के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है इसके एनिमल्स के द्वारा। अब आप सोचिए जरा कि एनिमल कोई भी हो, चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो उसके पास क्यों जाएगा? फ्लावर एक रिवार्ड प्रोवाइड करता है, एक रिवार्ड। समझिए पहले कि अब यहां पर जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए, फूलों का रस चाहिए एज ए फूड, ठीक है। और कुछ
रिवार्ड के रूप में उनके पास खुशबू होती है, महक होती है, फ्रेग्रेंस होती है, और रिवार्ड के रूप में उनके पास कलर होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, जैसे तितलियां कलरफुल फूलों पर ही जाकर के बैठती हैं। तो इनके पास ये एक बेहतर एडाप्टेशन होता है किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी स्पेशली एनिमल पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास ये चीज रिवार्ड होते हैं। अब यहां पर मोस्टली जो एनिमल में होता है, एनिमल में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेटर्स होते हैं वो होते हैं बेटा इंसेक्ट ही होते हैं। ये इंसेक्ट फूलों के महक से, उसके कलर से, उसमें नेक्टर होने की वजह से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे मधुमक्खी वगैरह देखा होगा ना आपने, तो वो उससे आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के बाद उस फूल के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। अब वहां पर पॉलन ग्रेन निकल चुका होता है। अब वो पॉलन ग्रेन बेटा लाइट वेट नहीं होता है, वो एज कंपेयर टू द जो एयर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ये हैवी वेटेड होता है और ये स्टिकी होता है बेटा, ठीक है ना, यानी ये चिपचिपा होता है। आप किसी फूल के एंथर को आप पकड़िए तो उसमें आपको चिपचिपा सा लगेगा। तो स्टिकी होने की वजह से ये उस इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद उसकी बॉडी पे चिपक गए, वो उछलते कूदते स्टिग्मा पर गए, वहां पर बस एक पॉलन ग्रेन को पढ़ने की जरूरत है। एक पॉलन ग्रेन वहां पर पड़ा, वहां से वो पॉलिनेट हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लीड कर जाएगी आगे, ठीक है। अब यहां पर यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं, जो एनिमल पॉलिनेटर होते हैं, ये क्यों फूलों पर जाते हैं, ये आपको यहां पर क्लियर समझ में आ गया होगा। कुछ यहां पर एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा था, हमने उसको नोट किया है, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको। यहां पर जैसे बीज हैं, मधुमक्खियां जैसे कह सकते हो, कीड़े मकोड़े जो हैं, बटरफ्लाई हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वैस्प जिसे बर्ड कहते हैं आप लोग, एंड हैं, मॉथ हैं, ठीक ना, चींटियां, मॉथ, ये सब जो है बेटा पॉलिनेटर्स, एक पॉलिनेटर्स एजेंट का काम करते हैं। अगर पूछ ले किसी बर्ड्स पॉलिनेटर को बताइए, तो यहाँ पे जैसे सनबर्ड है और ह्यूमिंग बर्ड्स है, ठीक है बेटा, सनबर्ड्स और ह्यूमिंग बर्ड्स। अब प्राइमेट्स में लेम्यूर आपको पता है ना, बता चुके हैं बेटा, ठीक है ना, लंगूर जिसे कहते हैं, ठीक, प्राइमेट्स हो गया। और मैमल्स में और कोई पूछ लिया तो क्या होगा, बैट द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, कायरेप्टेरोफिलस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। रेप्टिलियन के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, जैसे यहां पर जीको दिया है, लिजार्ड दिया है, गार्डन लिजार्ड दिया है, ठीक है, गार्डन लिजार्ड दिया है, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर जीको है, लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, ये गिरगिट वगैरह जो आप देखते हैं, ये भी फूलों पेड़ों पर इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। और बेटा मैमल्स में एक रोडेंट को भी याद रखिएगा, जो ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स कह सकते हैं, जैसे गिलहरी आप देखते हैं, स्क्वायरल, ठीक है, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स भी ये पॉलिनेशन, एक पॉलिनेटर एजेंट्स का काम करता है, ठीक है बेटा। अब सबसे लास्ट पैराग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी हुई है बेटा, इस यहाँ एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ पे देखेंगे बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर। एक एमॉर्फस फ्लावर है, ठीक है ना बेटा, एमॉर्फस फ्लावर, इसको बेटा हम कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं, ठीक ना, कॉर्प्स फ्लावर, ठीक है ना। कॉर्प्स फ्लावर को हम टाइटन एरम के नाम से भी जानते हैं, टाइटन एरन, ठीक है ना, इसको नाम याद रखिएगा, एमॉर्फस, यहां पर पूरा नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, हम लिख दे रहे हैं, एमार्फोफैलस है पूरा नाम, एमार्फोफैलस। ये सबसे टालेस्ट फ्लावर माना जाता है, खूबसूरत पौधा होता है देखने में बेटा, ऑर्नामेंटल भी यूज किया जाता है। इसकी हाइट 6 फीट के आसपास होती है, ठीक है ना, 6 फीट हाइट होने की वजह से इसके जो यहाँ पर लोक्यूल बनता है, जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं, इसके लोक्यूल में एक बड़ा सा स्थान बनता है। उस स्थान पर कुछ इंसेक्ट्स आकर के वहां पर अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है ना बेटा। अंडे देने की वजह से उन इंसेक्ट के लिए एक
एक ब्रूडिंग चैम्बर बन जाता है, ठीक है ना। उन इंसेक्ट्स के एग्स के लिए एक ब्रूडिंग चैम्बर बन जाता है जहां पर वो डेवलप होते हैं, और उसके बदले में एमार्फोफाइलस फ्लावर को क्या मिलेगा, पॉलिनेशन होगा उसका, ठीक है ना। तो दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप यहां पर दिख रही है। जैसे सेम यही चीज यहां पर एक और फ्लावर का नाम दिया हुआ है, मॉथ एंड युक्का, ठीक है ना। एक कीड़ा है यहां पर मॉथ एंड युक्का, ठीक है ना बेटा, युक्का। इस फ्लावर में, अब इस कीड़े को समझिए, ये कीड़ा इस युक्का के ओवेरियन कैविटी में अपने एग लेइंग देगा, अंडे दे देगा वहां पर, ठीक ना, अंडे देगा। अब अंडे देगा तो उसकी लाइफ साइकिल चल पड़ी, ठीक है। और लेकिन इस फ्लावर को क्या मिला, इस फ्लावर की भी लाइफ साइकिल चल पड़ेगी। कैसे, ये मॉथ इसको पॉलिनेट कर देगा, ठीक है ना। अब सिंपल से ऐसे समझिए बेटा, ये फ्लावर है यहां पर एक कीड़ा आकर के यहां पर अंडा दे दिया, ठीक है ना, अंडा दिया। अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कीड़ा इसके आसपास टहलता रहेगा, ठीक है ना। तो कीड़ा आसपास टहलता रहेगा, उसका अंडे भी सेफ रहेंगे, लेकिन बदले में यहां पर जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकला है, वो पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी से उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रहा है, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे, इकोलॉजी में है ये, इनका रिलेशनशिप क्या होते हैं। इससे दोनों की लाइफ साइकिल आसानी से कंडक्ट हो सकती है, दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे की कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। ये समझ में आपको आ गया होगा। एक चीज और है बेटा, यहां पर कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फूलों के ऊपर तो टहलते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन लेंगे, नेक्टर लेंगे उससे, यानी कि पॉलन ग्रेन लेंगे और नेक्टर लेंगे और उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यानी ये पॉलिनेट नहीं करते हैं। ऐसे इंसेक्ट को बेटा क्या कह सकते हैं हम, लुटेरा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसेक्ट जो पॉलिनेशन नहीं करते हैं फिर भी पॉलन ग्रेन और नेक्टर को सक कर लेते हैं, उनको हम पॉलन नेक्टर रॉबर कहते हैं, पॉलन नेक्टर रॉबर, ठीक है ना बेटा, रॉबर। यानी ये आएंगे रॉबरी करके चले जाएंगे, यानी टोटल नुकसान ही पहुंचाएंगे ये, ठीक। ये बेटा आपको यहां से क्लियर समझ में आ गया होगा। एक लास्ट में यहां पर कुछ आपको एक टास्क दे रहा है एनसीईआरटी, वो मैं भी आपको एक टास्क दे रहा हूं कि अपने आसपास किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को देखिए और उसमें उस फ्लावर की खासियत को समझिए कि उसमें महक है, क्या है, कैसे है, इस चीज को आप समझिएगा बेटा। देखिए इसमें होता क्या है कि कैसे वो फ्लावर आकर के उस फ्लावर पे कैसे पॉलिनेटर आकर के बैठते हैं, कैसे उसके ऊपर टहलते हैं, फिर उसमें होता क्या है, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर एक टास्क है कि जैसे कि आप बताइए कि इनके ये कैसे पॉलिनेट होंगे। जैसे कुकुम्बर है, मैंगो है, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी आकर के आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। कुछ चीज जैसे यहाँ पर हमने एक दो चीजें मिस कर दिया है, उसको भी अभी समझ लो। कि जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे छोटे फ्लावर होते हैं बेटा, बीच में थोड़ा सा चलते हैं, कुछ ऐसे छोटे फ्लावर होते हैं, वो फ्लावर इतने छोटे होते हैं उनको इंसेक्ट को तो दिखाई नहीं देगा, उसके पास पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है कि वो छोटे फ्लावर, छोटे 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 कई फ्लावर एक गुच्छे के रूप में डेवलप कर लेते हैं, तो वो एक कॉन्स्पेसियस, एक क्लियर कट दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि इंसेक्ट वहां पर आसानी से आकर के बैठ सकते हैं, उनको पॉलिनेट कर सकते हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ जैसे होता है ना कि कुछ फूल्स, कुछ ग्रासेस में काफी बदबूदार होते हैं, ये एक ऐसा फॉल अडर सिक्रेट करते हैं, यानी बदबूदार एक दुर्गंध सिक्रेट करते हैं। कुछ कीड़े सिर्फ दुर्गंध को ही देख करके वहां पर बैठते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं वो कुछ बदबूदार कुछ सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि कुछ बीटल्स आकर के वहां पर बैठते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है बेटा। ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पर खत्म होता है। होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो लेक्चर को दोबारा आप सुनिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आप देख सकते हैं बेटा, ठीक। और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे ये कंसर्न कर सकते हैं। होप ये आपको समझ में आएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।